इस महिला ने अभी अभी रूस के राष्ट्रपति की हत्या की है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। उसने जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह पकड़ी जाएगी। रास्ते में वो कुछ करने के एक मौके की तलाश में है। आखिरकार वो अपने बाजू में बैठे पुलिस वाले को पीटकर जल्दी से उसकी कमर से बंदूक निकाल लेती है। गाड़ी चला रहे पुलिस वाले को गोली मार देती है। वो पीछे का दरवाजा खोलती है और पुलिस वाले को कार से नीचे फेंक देती है। उसके बाद वो ड्राइवर को खत्म करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है। हिट होने पर वो कार एक गैस बर्नेल पर चढ़ा देता है। झगड़ा होने के बाद कार पुल से नीचे गिर जाती है। जब तक लोगों में भगदड़ मचती है, वो हथकड़ी की चाबी लेकर फरार हो जाती है। वो एक टोपी भी ले लेती है और भीड़ में शामिल हो जाती है। उसका नाम साल्ट है, CIA अमेरिका की मुख्य कमांडो। लोग कहते हैं भाग्य हर बार आपका साथ नहीं देता। एक मिशन पर साल्ट पकड़ी जाती है। दुश्मन उससे जानकारी लेने के लिए मजबूर करने के लिए बहुत तरीकों का इस्तेमाल करता है, लेकिन साल्ट अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती। वो कहती है कि उसका तो बस बिजनेस है। भलाई के लिए अपने अहंकार की कुर्बानी देने वालों को अमेरिका का समर्थन मिलता है, लेकिन जब उनके कमांडो के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो अमेरिका कुछ नहीं करता। जैसे ही साल्ट सोचती है कि वो अपने देश से बहुत दूर मर जाएगी, उसका बॉस विंटर उसे बचाने के लिए आ जाता है। हालांकि विंटर उसे बताता है कि जिसने उसे बचाया असल में यही वो आदमी है। माइक क्रूस यहाँ काम करने वाले एक कीटवैज्ञानिक हैं। साल्ट अपने मिशन के लिए जानकर उनके पास जाती है। उसने सोचा नहीं था कि वो उससे प्यार कर बैठेगा। उसकी स्थिति जानने के बाद उन्होंने कई बार कांग्रेस, विदेश मंत्रालय से मदद की मांग की। मीडिया में हलचल न मचे, इसलिए सरकार विंटर को साल्ट को बचाने और मामला सुलझाने के लिए भेजती है। यह पहली बार है जब साल्ट रोती है और अपने कमांडो की पहचान को स्वीकार करती है। उस जैसे लोग के लिए प्यार और परिवार की कोई जगह नहीं है, लेकिन माइक उसके साथ रहने के लिए तत्पर है, इसलिए साल्ट और माइक शादी कर लेते हैं। 2 सालों बाद अब वो CIA के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालती। वो पीछे हट जाती है और अपने अनुभव से एक पूछताछकर्ता बन जाती है। आज उनकी शादी की सालगिरह है। साल्ट अपना काम खत्म कर रही है, लेकिन तभी उसके सहकर्मी उसे वापस बुला लेते हैं। 10 मिनट पहले एक तथाकथित रूसी कमांडो बॉस की तलाश में आता है। साल्ट पूछताछ में माहिर है, इसलिए उसे रुकना पड़ता है। गैजेट्स के तैयार होते ही साल्ट पूछताछ शुरू करती है। वो बताता है उसका नाम ओर्लोव है। उसकी कंपनी ने उसे कैंसर होने के कारण निकाल दिया है, इसलिए उसने नाटक किया। और फिर वो अपने अतीत के बारे में बताता है। 20वीं सदी के 70 के दशक के दौरान एक महान एजेंट था जो अमेरिका को खत्म करने की योजना बना रहा था। गुप्त रूप से अनाथों का पता लगाता था, उन्हें शारीरिक और मानसिक तरीके से प्रशिक्षित करता था। वो अमेरिका की जासूसी करने के लिए प्रशिक्षित थे, आदेश का सख्ती से पालन करते थे। योजना के मुताबिक पहले एक एजेंट न्यूयॉर्क आएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में वो रूस के राष्ट्रपति की हत्या करेगा। साल्ट कुछ नहीं बोलती। एक रूसी एजेंट रूस के राष्ट्रपति की हत्या करेगा, यकीन नहीं होता। साल्ट उसके अतीत की कहानी पर समय बर्बाद न करते हुए खड़ी होती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन ओर्लोव एक अजीब बात बताता है, और वो एजेंट और कोई नहीं बल्कि साल्ट थी। उसके यह कहते ही जो लोग पूछताछ देख रहे थे दंग रह जाते हैं। लेकिन लाई डिटेक्टर से पता चलता है कि जो कुछ भी ओर्लोव ने कहा वो सच है। साल्ट अपने एजेंट के अंतर्मन से महसूस करती है कि उसके पति के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो फोन नहीं उठाता, उसे चिंता हो जाती है। लेकिन ओर्लोव ने जो कहा उसकी वजह से साल्ट संदेह के घेरे में आ जाती है और उसे पूछताछ कमरे से बाहर नहीं जाने दिया जाता। लिफ्ट में कदम रखते ही ओर्लोव को बंदी बना लिया जाता है। गार्ड पर प्रहार करने के लिए वो अपने जूतों में छिपे चाकू का उपयोग करता है। वो दोनों कुछ नहीं कर पाते और तुरंत मर जाते हैं। अलार्म बजता है, पूरा डिपार्टमेंट सचेत हो जाता है। साल्ट पकड़ी जाती है, लेकिन वो स्थिर खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए वो कमरे से बाहर चली जाती है। बॉस पीबॉडी साल्ट को पकड़ने का निर्देश देते हैं और बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। साल्ट फंस जाती है। वो निगरानी करने वाले कैमरे को धुंधला करने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग करती है। अंडरवियर भी निकाल दिया जाता है। वो कूड़ेदान में 2 तरह के सफाई करने वाले रसायन डालती है। केमिकल की वजह से धुआं उठता है। फिर साल्ट स्टील की मेज के पैरों को निकालकर उसमें रसायन भरे टिश्यू भर देती है और बड़े पैरों में जोड़ देती है। उसके बाद अग्निशामक यंत्र से जोड़ देती है। चेहरे पर मास्क पहने एक कमांडो अंदर आने वाला होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, साल्ट उस पर अग्निशामक यंत्र धकेल देती है। असल में यह एक साधारण बाजूका है जिसे उसने अपने हाथों से तैयार किया है। कमांडो को मारने के बाद साल्ट कांच की खिड़की को तोड़कर बाहर निकल जाती है। वो टैक्सी पकड़ती है, पति को बार बार फोन करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। साल्ट सिम को तोड़ देती है ताकि कोई उसका पीछा ना कर सके। घर पहुंचने पर लिविंग रूम में सामान बिखरा पड़ा है। जाहिर है कि उसके पति को किडनैप किया गया है। तभी पीबॉडी और विंटर सेना के साथ वहां पहुंचते हैं। साल्ट छिपे हुए बैग और स्पाइडर लेती है।
वो बाहर दीवार पर चढ़ जाती है, धीरे आगे बढ़ती है, पीबॉडी की नजर से दूर एयर कंडीशनर के पीछे छिप जाती है। पड़ोसी के घर जाकर वो सुरक्षित हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो जाने को होती है, विंटर उसे देख लेता है। असहाय, साल्ट सिर्फ भूमिगत रास्ते से जा सकती है। लोगों से भागते और कई चीजों का सामना करते करते साल्ट हार मान लेती है। वो बताती है कि उसे नुकसान हुआ है, लेकिन पीबॉय भरोसा नहीं करता। बस तभी एक ट्रैक्टर वहाँ से गुजरता है और साल्ट उस पर कूद जाती है, लेकिन पीबॉडी हार नहीं मानता और उसका पीछा करता है। कहीं छिप न पाने के कारण साल्ट एक मोटर बाइक चुराती है। भीड़ भाड़ ट्रैफिक से निकलने के लिए वो इसके लचीलेपन का उपयोग करती है। आखिरकार बच निकलती है। क्योंकि उसकी कमर में चोट लगी है, साल्ट खून को रोकने के लिए बड़े पैर का इस्तेमाल करती है। फिर शौचालय में भेष बदलकर होटल में घुसती है और कपड़े भी बदलती है। बैग में साल्ट हथियार रख लेती है। वो जानती है कि वही इस मिशन को पूरा कर सकती है और अपने पति को बचा सकती है। अगले दिन साल्ट खुद को भीड़ में छिपा लेती है। ये पुष्टि करने के बाद कि राष्ट्रपति घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, वो भूमिगत स्टेशन पर आ जाती है। आखिर ट्रेन जा रही है, लेकिन अंदर बहुत से गार्ड हैं। लेकिन साल्ट अपने अनुभव के चलते धुआं करने के लिए अखबार का इस्तेमाल करती है। लोग दहशत में आ जाते हैं। फिर हलचल के दौरान वो कंट्रोल रूम में आने के लिए ट्रेन से कूद जाती है। भूमिगत रास्ते से होकर साल्ट उस टनल में आती है जिसका इस्तेमाल चर्च द्वारा स्पीच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ वो 3 पुलिस वालों को मार देती है, इसलिए उसका कारनामा पकड़ा जाता है। पीबॉडी तुरंत अपने आदमियों को साल्ट का पीछा करने को कहता है। अब चर्च के अंदर रूसी राष्ट्रपति स्पीच देने के लिए स्टेज पर जा रहे हैं। साल्ट सफलतापूर्वक वहाँ से बच निकलती है और चर्च के नीचे पहुँच जाती है। जिस दरवाजे को वो ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी, उससे एक गार्ड को मारने के बाद वो एक इलेक्ट्रिक गन उठाती है। फिर वो बिजली के कैबिनेट में गोली मार देती है। स्टील ट्यूब हिलने लगती है। हर कोई दहशत में आ जाता है। साल्ट को बम चलाना अच्छे से आता है। वो पहले से तैयार किया बम फेंकती है। बटन दबाते ही एक बड़ा सा धमाका होता है। रूसी राष्ट्रपति के नीचे की जमीन फट जाती है। वो चिल्लाता है और नीचे धरती में समा जाता है। मोटे धुएं में से साल्ट राष्ट्रपति को गोली मार देती है। पीबॉडी फ्लैशलाइट चालू करता है और वहाँ जाता है जहाँ से आवाज आ रही है। साल्ट उस पर बंदूक दाग देती है, लेकिन गोली नहीं चलाती, बल्कि वो उसके चिल्लाने पर बंदूक नीचे कर देती है। इस वक्त रूसी राष्ट्रपति बाजू में मरा पड़ा है। साल्ट धूल से लिपटी सबके सामने लाई जाती है। विंटर उससे इसका कारण पूछना चाहता है, लेकिन पीबॉडी ने उसे ब्लॉक कर लिया है। पीबॉडी को समझ नहीं आता कि जब साल्ट उसे गोली मार सकती थी, तो फिर खुद को क्यों पकड़वाया। रास्ते में वो भाग जाने के मौके की तलाश में है। आखिरकार पुल पर जिंदगी और मौत की लड़ाई के दौरान साल्ट सफलतापूर्वक भाग निकलती है। याच पर वो अपनी जवानी के दिन याद करती है। तब पता चलता है कि जैसा कि ओलोव ने कहा था, वो एक रूसी एजेंट ही थी। ओलोव ने ही उसे प्रशिक्षित किया था। 10 सालों से भेष बदलकर वो ओलोव के मिशन के लिए काम कर रही थी। साल्ट धीरे से मुस्कुराकर ओलोव के पास जाती है, जो उसका इंतजार कर रहा है। उसके कारनामे देखकर ओलोव संतुष्ट है। उसने ही उसे ट्रेनिंग दी थी, लेकिन ओलोव को अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। वो उसे उसके पति माइक के पास ले जाता है। माइक पानी के अंदर बने एक सेल में कैद है, ये देखने के लिए कि कहीं साल्ट शादी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल तो नहीं कर रही। साल्ट की आंखों में देखकर ओलोव को आंसू आ जाते हैं। साल्ट नाटक करती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दिल ही दिल में बहुत दुखी है। अगर वो उसे बचाती है तो बाजू में खड़ा आदमी उसे गोली मार देगा, जबकि साल्ट अपने पति को बचाने के लिए ये मिशन पूरा कर रही है। लेकिन अभी उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करती है और माइक को मरते देखती रही है। इसकी वजह से साल्ट सामान्य व्यवहार करते हुए ओलोव के नजदीक आ जाती है। यहाँ के लोग दोस्त हैं जो कई वर्षों से साथ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं बचा। ये लोग अमेरिका को दुनिया का दुश्मन बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर ओलोव साल्ट को एक मिशन देता है। एक नाटो अधिकारी जिसका नाम है शेदर उसे एक जहाज पर मिलेगा। वो उसे आखिर निर्देश देगा। साल्ट अचानक अपनी वाइन की बोतल तोड़ती है और ओलोव की अचानक हत्या कर देती है। उसकी वजह से वो पति जिसे वो प्यार करती थी मर जाता है। उसके साथ वो इन लोगों को भी मारना चाहती है। ओलोव को मारने के बाद बहुत सारी ग्रेनेड लेती है और बाहर निकल आती है। बम फटता है तो एक मजबूत महिला भी पुरुष की तरह पीछे मुड़कर नहीं देखती। ये लोग कुछ नहीं कर पाते। ये सब साल्ट की बंदूक से मारे जाते हैं। इन लोगों को एक साथ मारने के बाद साल्ट शेदर से मिलती है। वो नहीं जानती कि शेदर वही है जो उसकी जवानी के दिनों उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अब वो 3 साल से व्हाइट हाउस में नाटो संचार अधिकारी है। वो चाहता है कि साल्ट नौकर के भेष में व्हाइट हाउस में जाए। व्हाइट हाउस के 8वीं मंजिल पर एक रूम है जहाँ सख्त पहरा है। उसका मिशन है अमेरिका के राष्ट्रपति को सुरक्षित कमरे में ले जाना, और साल्ट का मिशन है उस समय उसे मारने का। रात को शेंडर द्वारा दी गई नकली पहचान का उपयोग करते हुए
दो लोग आसानी से व्हाइट हाउस में प्रवेश करते हैं। साल्ट को महत्वपूर्ण बात कहने के बाद शिंडर साल्ट को नीचे धक्का देता है और बॉडीगार्ड की बंदूक ले लेता है। राष्ट्रपति के पास जाता है। कई बार गोली खाने के बाद वो खुशी खुशी अपने शरीर पर लगे बम को एक्टिवेट कर देता है। फायर अलार्म बजने पर राष्ट्रपति लिफ्ट में छुप जाते हैं। उन्हें कोई चोट नहीं लगती। साल्ट हैरान है, इतने शोर शराबे के बाद भी उसने चाबी चुरा ली। योजना के मुताबिक राष्ट्रपति 8वीं मंजिल पर स्थित सुरक्षित कक्ष में ले जाए जाएंगे। अभी राष्ट्रपति के अलावा विंटर को एहसास होता है कि सेंडर के बाजू खड़ा व्यक्ति साल्ट है, जिसने भेष बदल रखा है। तभी साल्ट अपना नकाब हटाती है और तेजी से राष्ट्रपति की ओर बढ़ती है। वो देखती है कि राष्ट्रपति सुरक्षित कमरे में जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। साल्ट के लिफ्ट में बैठे गार्ड को मारने के बाद लिफ्ट से नीचे कूद जाती है। घर्षण को चीरते हुए साल्ट तिलिस्मानी तरीके से सुरक्षित कमरे में आ जाती है। दरवाजे पर खड़े गार्ड की घंटी बजाती है। आखिरी क्षण में जब दरवाजा बंद होता है, वो सुरक्षित रूम में पहुंच जाती है। उसी क्षण राष्ट्रपति CIA से संपर्क करते हैं और पता लगाते हैं कि रूसी परमाणु हथियार तैयार हैं। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रपति दूसरे स्तर के अलर्ट को एक्टिवेट करने को कहते हैं। एक बार रूसी के हरकत में आते ही अमेरिकी परमाणु हथियार बहुत ज्यादा शक्ति से हमला करेंगे। उसी क्षण साल्ट वहां पहुंचती है और चौकसी करने वाले कैमरे को बर्बाद कर देती है और तुरंत तेजी से सुरक्षित कक्ष में जाती है। दरवाजा बंद करने के बाद गार्ड को लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। वो बाहर जाकर साल्ट को खोजते हैं, लेकिन सभी उसके हाथों मारे जाते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ने सभी महत्वपूर्ण सत्यापन पास कर लिए हैं। परमाणु हथियार तैयार है, सिर्फ उनके आदेश का इंतजार है। अभी साल्ट आखिरी दरवाजे पर ही पहुंची है। विंटर, जिसने राष्ट्रपति को बचाने की अच्छी से अच्छी कोशिश की, अचानक आश्चर्यजनक राष्ट्रपति के अलावा सभी को गोली मार देता है। पता चलता है कि विंटर भी रूसी एजेंट की तरह है। राष्ट्रपति विंटर के आदेश का पालन करने से मन कर देते हैं और मारे जाते हैं। अब विंटर अटैक को एक्टिवेट कर चुका है। फिर साल्ट वहां आती है और जानती है कि विंटर भी रूसी एजेंट का इक्का है। कुछ बात करने के बाद विंटर प्रहार करने के तैयार होता है। मक्का और तेहरान वहां 9 मिलियन लोगों के जीवन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, 1 अरब से भी अधिक इस्लामवादियों को नाराज करने के लिए, जिसके कारण अमेरिका जनता के गुस्से का निशाना बन जाएगा। साल्ट नाटक करती है जैसे वो भी उसके साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन खबर आती है रूसी राष्ट्रपति को कोई चोट नहीं पहुंची। मकड़ी से निकले जहर के कारण वो एक क्षण के लिए सांस लेना बंद कर देता है। विंटर को तुरंत पता चलता है कि शुरू से ही साल्ट का कंपनी के आदेश पालन करने का कोई इरादा नहीं है। साल्ट को भी समझ आता है कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया। इसे विंटर की जगह मरना होगा। वो बहुत गुस्से में है, उस पर गोली चलाती है, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास इतना मजबूत है, वो बस अपना गुस्सा निकाल सकती है। विंटर जब अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए मरे हुए राष्ट्रपति के हाथ का इस्तेमाल करता है। साल्ट दीवार को तोड़ती है, कंट्रोलिंग गैजेट को नष्ट करने के बाद दरवाजा खोलती है। दोनों लड़ाई शुरू करते हैं। साल्ट विंटर को 9 मिलियन से ज्यादा लोगों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। वो विंटर को हराने की हर कोशिश करती है। अभी विशेष सेना आ चुकी है। यह देखते हुए कि आदेश 99% तक पहुंच चुके हैं, साल्ट अपनी जान को खतरे में डालकर कमान को रोकने के लिए मुड़ती है और उसे भी गोली लग जाती है। भाग्यवश उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। लेकिन विंटर अपनी चाल से बाज नहीं आता। वो कहता है साल्ट वही है जिसने राष्ट्रपति को मारा था। जाते हुए साल्ट पीबॉडी को देखकर मजाक उड़ाती है। जब साल्ट विंटर के पास से गुजरती है, वो उसे मारना चाहता है, लेकिन साल्ट उसका गला घोटने के लिए हथकड़ी चेन का इस्तेमाल कर पहले ही अपना काम कर देती है। लोग उसे हेलीकॉप्टर तक छोड़ने के लिए भीड़ जमा कर लेते हैं। पीबॉडी को FBI को ले जाने देते हैं। हेलीकॉप्टर में साल्ट पीबॉडी को सच्चाई बताती है। अभी भी विंटर की तरह हजारों एजेंट इधर उधर छिपे हुए हैं। साल्ट पीबॉडी को बताती है कि वो ऐसे लोगों को मारना चाहती है। फिर पीबॉडी को यह जानकारी मिलती है कि ओलोव की मौत की जगह साल्ट की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। इस बार वो साल्ट पर भरोसा करने का निर्णय लेता है और हथकड़ी खोल देता है। जब हेलीकॉप्टर नदी के ऊपर से गुजर रहा होता है, साल्ट उसमें कूद जाती है। उसने पतली सी शर्ट पहनी है, बर्फीले जंगल में चल रही है। वो विश्व युद्ध शुरू करना चाहने वाले हर रूसी एजेंट को मारना चाहती है। साल्ट बहुत अच्छी एक्शन फिल्म है, यह जरा भी बोरिंग नहीं है। तेज भागती कहानी, संजीदा संगीत, बंदूक की गोलियां, लड़ाई, पीछा करना। इस फिल्म में कई विवरण बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किए गए हैं। हो सकता है आपको आश्चर्य होगा कि महिला नायक किसकी तरफ है, रूसी या अमेरिका। दोनों ही गलत हैं। वो मजबूत पक्ष में है, जैसे कि प्यार, न्याय और सच्चाई। यही वो धर्म भी है जिसे उसने इस मंगलंत दुनिया में प्राप्त किया है। तो वीडियो यही समाप्त होता है। मैं हूँ इंस्टेंट नूडल, अगले एपिसोड में मिलेंगे।